नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर से आपका नित्य नवीन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, पादपों में परिवहन। जिस प्रकार मानव शरीर में खाद्य पदार्थों का परिवहन धमनी और शिराओं द्वारा होता है और हृदय हमारा क्या करता है, उस ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी खाद्य पदार्थों का परिवहन कुछ किस प्रकार होता है, आइए देखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, पेड़ पौधों में परिवहन या पादपों में परिवहन। परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ी थ्योरी है वो समझनी पड़ेगी आपको। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 जल एक सरल यौगिकों के रूप में अपने अंदर क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और उस CO2 और जल का प्रयोग वो अपने भोजन बनाने के रूप में करते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या वो बनाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिए आप, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 जल का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और जिस प्रक्रिया द्वारा वो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पेड़ पौधों के हरे भागों यानी कि पत्ती में क्या होती है, वो कंप्लीट होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए एक बात और है, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं या प्लांट हैं वो क्या काम करते हैं, ठीक है, वो कच्ची सामग्री, जैसे पेड़ पौधों के लिए जो कच्ची सामग्री है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो जड़ों द्वारा क्या करते हैं, वो अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, वो अवशोषित करते हैं। अब क्या होता है, अगर हम बात करें वो जड़ों द्वारा क्या करते हैं, वो अवशोषित करते हैं। ठीक है, इधर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं बना भी दूंगा, मैं बना ही देता हूँ उसको। देखिए क्या करते हैं, अगर हम बात करें जो हमारी आउटर कर्व जो होती है हमारी प्लांटों की, इसको हम क्या बोलते हैं अभी, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं अभी, रूट हेयर। मूल रूम। और ये इधर क्या नाम है, ये हमारा मृदीय जल है यानी कि मृदा जल। ठीक है, ये लेयर कौन सी होती है हमारी, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस, और इपिडर्मिस के नीचे ये वाला रीजन क्या होता है भाई, हमारा कोर्टेक्स रीजन होता है। ये काफी सारे लेयर कोर्टेक्स की होती हैं, इनका काम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो रूट हेयर द्वारा मृदीय जल का अवशोषित करते हैं। तो ये कौन सी लेयर होगी हमारी, एपिडर्मिस। इसको हम क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। ठीक है, 3-4 लेयर में होता है ये कोर्टेक्स। ठीक है, समझ आएगा आपको, अभी जरा मैं भैया डायग्राम बना लूं। ठीक है, ये जो रीजन होता है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये जो आपको सर्कल से दिख रहा होगा आपको, ये सर्कल टाइप है, ये सर्कल है ये। इस सर्कल को क्या बोलते हैं, देखिए ये इपिडर्मिस है, इसके आंतरिक लेयर को क्या बोलते हैं भाई, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे क्या होता है, पेरिसाइकल। ठीक है, अब पेरिसाइकल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर
हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, ये जो रीजन है ये वाला, ये क्या है हमारा, ये फ्लोएम है। ठीक है, देखिए ये डायग्राम पढ़ने से पहले पहले आपको मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, मृदीय जल को रूट हेयर के माध्यम से क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अब देखिए ये जो हमारा रूट हेयर है, ये रूट हेयर मूल डोम संपर्क में किसके होता है, ये मृदा जल के संपर्क में होता है। और मृदा जल के संपर्क के पास वाला भाग यानी कि रूट हेयर के पास वाला भाग पेड़ पौधे का जितना भी भाग होता है, अगर वो प्लांट छोटा है तो इस मृदीय जल का अवशोषण यानी कि उसके प्रत्येक भाग तक वो आसानी से पहुंच जाएगा, यानी कि एक काम करता है, वो विसरण द्वारा वो आसानी से पहुंच जाता है। यदि इस प्लांट की लंबाई ज़्यादा हो जाए, ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर वो विसरण द्वारा कंप्लीट जल उसके अंदर नहीं पहुँचता है। उसके लिए एक प्रणाली काम करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम। क्या बोलते हैं हम, जाइलम और फ्लोएम। ये देखिए जो मैंने बनाए हैं ये क्या है, जाइलम, और ये जो मैंने बनाए हैं ये क्या है, फ्लोएम। क्या है, फ्लोएम। अब देखिए ये बात हो गया हमारे पेड़ पौधों में परिवहन की, कि पेड़ पौधों में हमारे खाद्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, और उसमें हेल्प कौन करते हैं, हमारे जाइलम और फ्लोएम करते हैं। कैसे, देखिए आपको पता है कि पेड़ पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और पत्तियों से लेके नीचे रूट हेयर तक, यहाँ तक भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य किसका होता है, फ्लोएम का होता है। ठीक है, उसी प्रकार रूट हेयर द्वारा जो जल अवशोषित किया जाता है हमारे पेड़ पौधों के लिए, उसको ऊपर पत्ती तक यानी कि पेड़ पौधे की टिप तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, जाइलम का होता है। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं पेड़ पौधे में जल का अवशोषण। जल का अवशोषण, जल का अवशोषण या जल का परिवहन। देखिए पेड़ पौधों में हमारे जल का अवशोषण क्या होता है, वो प्रासरणीय दाब के ऊपर या प्रासरणीय दाब की भिन्नता के कारण क्या होता है, वो कंप्लीट होता है। कैसे, ये जो हमारे रूट हेयर की जो कोशिकाएं हैं, इस डायग्राम में आपको रूट हेयर की कोशिका दिख रही होंगी। इस रूट हेयर की कोशिकाओं का प्रासरण दाब, इस रूट हेयर की कोशिकाओं का प्रासरण दाब यहाँ पर मृदीय जल के दाब की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है, मृदीय जल के दाब की अपेक्षा रूट हेयर की कोशिकाओं का प्रासरण दाब अधिक होता है, जिस कारण रूट हेयर की इन कोशिकाओं के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल यहां से होता हुआ क्या होता है, हमारे कोर्टेक्स रीजन में पहुंचता है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, रूट हेयर की कोशिकाओं का प्रासरण दाब अधिक होता है और इस मृदीय जल के अंदर जो दाब है वो कम होता है। अब देखिए यहाँ पे इन कोशिकाओं का मैं नाम लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे, ए बी सी डी ई और एफ। देखिए प्रासरण नियम क्या कहता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, क्या कह रहा हूं मैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। देखिए यहाँ पर मृदा के अंदर जल की मात्रा ज्यादा है यानी कि जल की सांद्रता ज्यादा है, तो प्रासरण दाब के नियम के अनुसार क्या कहते हैं कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रासरण दाब भी काम करता है। प्रासरण दाब के कारण ये जल का आता है हमारे रूट हेयर की कोशिकाओं में आता है या रूट रोम की कोशिकाओं के अंदर आता है, जिस कारण क्या होता है, ये जो हमारी रूट हेयर की जो कोशिकाएं हैं वो स्फीति दशा में आ जाती है, स्फीति दशा में आ जाते हैं यानी कि ये फूल जाती है। ठीक है, अब देखिए ये स्फीति दशा में आ गई है, साथ ही साथ एपिडर्मिस और कोर्टेक्स रीजन की जो कोशिकाएं हैं इनका प्रासरण दाब भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रूट हेयर की कोशिकाओं का प्रासरण दाब अधिक था, उसी प्रकार यहाँ पर कोर्टेक्स और एपिडर्मिस की कोशिकाओं का प्रासरण दाब भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जो जल है वो मूव हो जाएगा
कोर्टेक्स रीजन की ए कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और इसी प्रकार जब यहाँ पर ये भी स्फीति दशा में आ जाएगा तो इसी नियम को फॉलो करते हुए जो जो हमारी बी कोशिका है इसका भी प्राशन दाब अधिक हो जाएगा, तो जल यहाँ आ जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी रूट हेयर या मूल रोम की जो कोशिकाएं हैं वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या आ जाती हैं और दोबारा फिर यहाँ का प्राशन दाब इसकी अपेक्षा ज्यादा आ जाता है और ये लगातार ये प्राशन दाबांतर के कारण भूमि से जल क्या हो जाते हैं, लगातार अवशोषण करते रहते हैं और जल यहाँ से इसी प्रकार बी कोशिकाओं में, फिर सी कोशिकाओं में, उसके बाद डी कोशिकाओं में, फिर ई में, फिर अप में और एंडोडर्मिस से होता हुआ कहाँ पहुंचता है भाई, जाइलम के अंदर। ठीक है, क्योंकि जाइलम ही वह पार्ट है पेड़ पौधे में जो भूमि के जल को अवशोषित करता है और पेड़ पौधों की ऊपर पत्तियों तक वो पहुंचाता है। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आराम से समझेंगे। मैंने क्या कहा कि रूट हेयर की कोशिकाओं का प्राशन दाब अधिक होता है अकॉर्डिंग टू मृदय जल की कोशिकाओं की अपेक्षा। ठीक है, और प्राशन दाब के नियम के अनुसार ये क्या काम करता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यहाँ पर जल की मात्रा ज्यादा है यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर यहाँ पर इंक्रीज है, तो यहाँ से ज्यादा से कम की ओर क्या होगा, वो मूव करेगा। तो जैसे ही वो मूव करेगा ये जो रूट हेयर की जो कोशिकाएं हैं वो स्फीति दशा में आ जाएंगी यानी कि वो फूल जाएंगी। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ से होता हुआ एपिडर्मिस से होता है कोर्टेक्स की कोशिकाओं में पहुंचता है, तो यही प्राशन दाबांतर के कारण यहाँ का दाब अधिक होगा इसकी अपेक्षा, तो जो जल है वो यहाँ पहुंच जाएगा। और इसी प्रकार फिर बी कोशिका में, फिर सी कोशिकाओं में, उसके बाद डी कोशिकाओं में से होता हुआ जल कहाँ पहुंचता है, हमारे जाइलम के अंदर। ठीक है, अब आप देखिए एक बात ध्यान दीजिए आप कि ये जो हमारी ये जो प्रोसेस है, ये जो जल अवशोषण का जो हमारी विधि है ये अप्लाई होती है हमारे जितने भी हमारे शॉर्ट प्लांट होते हैं यानी कि जो छोटे प्लांट होते हैं। ठीक है, और इस पूरे प्रेशर को क्या बोलते हैं, मूल दाब कहते हैं। मूल दाब के कारण ही जल क्या पहुंचता है, जाइलम तक पहुंचता है। मैं क्या बता रहा था आपको कि ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है, ये जो मैंने आपको बताया ये छोटे प्लांटों के ऊपर तो फॉलो होता है, लेकिन जैसे ही पौधे की ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है तब केवल ये मूल दाब ही नहीं मूल दाब ही नहीं तो एक एक प्रेशर की और आवश्यकता पड़ेगी, उसको क्या कहेंगे हम, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। क्या कहेंगे हम उसको, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो ट्रांसपायरेशन वो ज्यादा करने लगता है। ठीक है, तो उस खिंचाव के कारण ही अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है, देखिए पेड़ पौधों द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन उसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर ट्रांसपायरेशन द्वारा ये पूरा प्रोसेस हो रहा है यानी कि बड़े प्लांटों में ट्रांसपायरेशन ज्यादा होता है तो उस प्रकार के अवशोषण को क्या बोलते हैं हम, निष्क्रिय अवशोषण। ठीक है, और इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सक्रिय अवशोषण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। ऐसी अच्छी अच्छी क्लासेस देखने के लिए नित्यम क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपना भरोसा बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।